नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, जैसा कि हमारा जीएस का प्लेटफॉर्म है और जीएस से रिलेट ही हम डिस्कशन करते हैं आप सबके साथ। आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, हमारे यूट्यूब जो चैनल है उस पर एक बार विजिट करिए। आपको फर्क महसूस होगा कि किस तरीके से कंटेंट कैसे समझाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। हालांकि यूट्यूब पे होड़ बहुत सारी बच्चा है, बट वही बात है ना कि बहुत सारे लोग कोर्स बेचने का काम करते हैं, सबसे कम से कम में बिक जाए, 200 में बिक गया, 400 में बिक गया, बट कभी कंटेंट गौर किया क्या देते हैं हम लोग ना। तो ये हम सारे उन विद्यार्थियों से कहेंगे जो रियल एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, सीरियस विद्यार्थी हैं। वरना होगा क्या कि यूपी जो एसआई है और यूपी लेखपाल, केवीएस, एनवीएस, एलटी, इतनी पोस्ट नहीं होती बच्चा कि लाखों लोग सेट हो जाएं। वही लोग सेट हो सकते हैं जो रियल पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई आप कैसे करते हो, उस आधार पे आप सिलेक्शन नहीं निकाल सकते। इंटर तक बच्चा बच्चा जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, उसे यही नहीं पता होता है जीएस क्या होता है। और जब आप कंपटीशन में आते हो तो आपको मैथ भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, जीएस, ये 5 पिलर होते हैं और इन पांचों पे खरा उतरना होता है। अगर इनमें से कोई सेक्शन वीक है, कुछ भी वीक है, तो आप मान के सर चलिए नंबर कम आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ अफसोस रहेगा कि अगर सर हमने ढंग से पढ़ लिया होता, ढंग से गाइडेंस मिल गई होती। तो अगर कोई विद्यार्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जीएस ज्ञान प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम विजिट करता है या किसी भी तरीके से देखता है, तो हम उससे वही गुजारिश करेंगे कि आप अच्छे चैनल के साथ जुड़िए, अच्छे टीचर को पकड़िए जो आपका बेहतर कंटेंट दे और आपको पढ़ा सके और आपको समझा सके। ठीक है, आइए बात करते हैं यूपी जो मतलब एसआई का जो एग्जाम है, जिसकी डेट आ चुकी है मार्च में, मिड मार्च में होना है और 2 घंटे पेपर होगा। बाकी उसका एक पैटर्न है कि हिंदी आएगी क्योंकि पेपर यूपी का है, तो इंग्लिश आएगी नहीं, हिंदी आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी। हम उन्हीं 160 क्वेश्चन में से एक पोर्शन हमने पिक किया है, जीएस के 40 क्वेश्चन। जीएस में हमने सब कुछ ले लिया है, चाहे उसमें मतलब इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे जनरल साइंस हो, और चाहे एक क्वेश्चन ईवीएस का हो, स्टैटिक जीके का हो या यूपी स्पेशल का हो। इस तरीके से 7-8 सेगमेंट मिलकर के आपको जीएस फॉर्म करते हैं। अब आपको मेरे साथ ये देखना है, समझना है कि इसमें किस पोर्शन में ज्यादा पढ़ना है यूपीएसआई में। तो ये आप जान लीजिए कि पॉलिटी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। फिर इसके बाद मूल विधि होगी, हिस्ट्री की भूमिका ज्यादा होगी, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री की भूमिका है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन 1-2 हो सकते हैं, साइंस से भी 2-3 क्वेश्चन मतलब हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि, ठीक है, इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, कुछ जैसे केस वगैरह है वो बार बार रिपीटिशन में आते हैं, उनको एक बार पढ़ लेंगे फिर आपको बार बार हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए बिना किसी देर के, इतना 2 मिनट 3 मिनट जो भी आपका टाइम लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। आइए हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं सारे पीवाईक्यू। तो प्लीज सारे विद्यार्थियों से गुजारिश है, एक बार स्टेटस पे कमेंट के माध्यम से एक दूसरे को शेयर करिए ताकि उनको भी सही प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिले। ठीक है, चलिए यूपीएसआई। ठीक है, बात उत्तर प्रदेश की है, सब इंस्पेक्टर 2021। हमारे काफी विद्यार्थी एसआई के एग्जाम में मतलब सिलेक्टेड हैं, या पहले उन्होंने हमसे कोई दूसरा बैच पढ़ा, फिर जब एसआई की भर्तियां 17 में आई, 21 में आई, तो उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया अपनी मेहनत के दम पर। ठीक है, जो बच्चे कांस्टेबल हैं हम उनसे भी कहेंगे कि आप यूपी मतलब एसआई के लिए हमसे पढ़िए। बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो हम वैसे भी कोशिश करेंगे कि एक अच्छा उनको जीएस का कंटेंट मिल जाए, अच्छा मौका मिल जाए ना। चलिए, क्वेश्चन क्या दोनों भाषाओं में है। तो हु एमंग द फॉलोइंग एबोलिश्ड सती सिस्टम इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है, कई बार मतलब हर एग्जाम में आता है लमसम। तो ये 1829 की बात है और वो व्यक्ति हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान रखेंगे, 1829 की बात है ना। और इन्हीं के समय में, और इसमें एक व्यक्ति का नाम और हम लोग मतलब याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। ये भी बहुत आता है, किस के सहयोग से? राजा राम मोहन राय, ध्यान रखेंगे। इनको जो राजा का टाइटल है, उपाधि, ये राजा नहीं है, ये सोशल रिफॉर्मर है, एक सिंपल परिवार के व्यक्ति हैं। राजा की जो उपाधि है इनको मुगल बादशाह। ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं। मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने दिया था, ठीक है, अकबर द्वितीय ने दिया था ना। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी राजा राम मोहन राय की बहुत भूमिका है इसको निभाने में।
और उन्होंने ठाना भी था कि सती प्रथा को हर हाल में हम समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद पॉइंट एक और आता है इन्हीं से जुड़ा हुआ, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा भी विलियम बेंटिंग ने ही इसको मतलब इंड किया, क्योंकि उस समय शासन प्रशासन में यही अंग्रेज ही लोग थे, इन्होंने इंड किया। ये कब खत्म हुई? 1830 में। तो सती प्रथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठगी प्रथा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें किसी भी सोशल रिफॉर्मर की भूमिका नहीं है, सीधा मतलब कहने का ये है। तो हमारा मतलब कहने का ऐसे वेलेजली हो गया, डलहौजी हो गए, कर्जन हो गए, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए। हिस्ट्री किसी भी जीएस में आपकी बड़ी भूमिका प्ले करती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 2। आजकल का जमाना थोड़ा चमक दमक का है, लेकिन आप चमक दमक के पीछे ना भागिए, आप कंटेंट देखिए, मैटर देखिए, कौन कैसे पढ़ा रहा है इसको देखिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑल इंडिया सर्विसेज? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं संबंधित है? हम एक क्वेश्चन की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि इसका आंसर पार्ट 14 है, भाग 14 है, आंसर मिल गया, खत्म, समस्या हो गई। भविष्य में हम जितने भी एग्जाम देंगे, हमारे संविधान में जो पार्ट हैं उनकी संख्या है 25, अमेंडमेंट के बाद पार्ट और ऐड हुए हैं। तो मतलब ये ध्यान रखेंगे, अगर 25 भाग हैं, अगर हम उनमें से भाग 15 तक पढ़ लें तो हमारा काम चल जाएगा। कुछ बीच बीच में हम स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं उनको। लेकिन कई बार पूछेगा कि नागरिकता किस भाग में है, मौलिक अधिकार किस भाग में है, डीपीएसपी किस भाग में है, फंडामेंटल ड्यूटी किस भाग में है, इलेक्शन कमीशन किस भाग में है, ठीक है, या इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो किस भाग में है। तो हम एक क्वेश्चन को क्यों पकड़े, हम सारे के सारे भाग ही ना पढ़ डालें। बात समझ में आई नहीं आई? एक क्वेश्चन को पकड़ बैठोगे तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। अखिल भारतीय जो मतलब सेवाएं हैं, ठीक है, आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है। ध्यान रखेंगे, एक बार अगर ढंग से पढ़ लिया, जिन विद्यार्थियों ने हमसे पॉलिटी पढ़ी होगी वो समझते होंगे हमारे पॉलिटी पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम ये क्वेश्चन देखेंगे और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है देखिए, ये सब क्वेश्चन ऐसे रिपीटिशन वाले हैं, बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हमने कहा कि यूपीएसआई को लेके डरिए नहीं, जीएस को लेके बिल्कुल मत डरिए, आप विश्वास रखिए, मेरे साथ जुड़िए, हम आपका सपोर्ट कराते हैं। क्वेश्चन क्या है? हु हैज द अथॉरिटी टू रिमूव द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग का भी आ सकता है, संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि आप यूपीएसआई एग्जाम दे रहे हो तो राज्य के प्रश्न की भी 2-3 झलकें मिलेंगी, अभी मैं आपको दिखाता हूं। इसका वैसे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। बात क्लियर है? अगर पूछते हैं हटाना है और जांच किसको, जांच कौन करता है, मतलब किस, आखिर किसी को हटाओगे तो किस आधार पे, तो उसकी जो एक जांच पैनल होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं ना जांच। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, याद बात आई नहीं आई? तो एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था अगर केंद्र में है तो उसमें अपॉइंटमेंट में हटाने में भूमिका राष्ट्रपति की रहेगी। अगर संवैधानिक संस्था राज्य लेवल पे है तो उसमें हटाने और रखने की भूमिका जो है किसकी होगी? राज्यपाल की होगी, ठीक है। तो ये हम आपको जब संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय पढ़ाएंगे तो उसमें समझा देंगे कि कौन कैसे हटेगा, क्या क्या होगा ना। तो अगर राज्य का मामला होता तो यहां गवर्नर नहीं होता, तो भी राष्ट्रपति ही होता। थोड़ा ये एक एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबरों को या अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राज्यपाल का नहीं, राज्यपाल अपॉइंटमेंट कर सकता है, हटाने का अधिकार फिर राष्ट्रपति को ही है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन तो खैर समझ लीजिए सर, पॉलिटी की जान है, आन बान शान है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, फर्स्ट टाइम पेपर तो दे नहीं रहे। तो ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यानी विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस मनी बिल? तो भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म विधेयक को परिभाषित करता है? और इसका आर्टिकल 110 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 108 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है? ज्वाइंट सेशन है ना, संयुक्त ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन का प्राविधान है ना। और 112 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक लेखा जोखा, ठीक है। और 117 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनेंस बिल। तो आप ये सब पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा ना। 108,
12, ठीक है, 117 ना। चलिए, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, सिर्फ यूपीएसआई की ही बात नहीं कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और ये क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने ऊपर डिस्कशन किया। हाउ मेनी ऑल इंडिया सर्विसेज। आप देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आप वो चीज समझते नहीं हो तो फिर आपके लिए क्या टफ क्या आसान सा बराबर हो जाएगा। और देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं, इसका आंसर 3 है। और ये आप याद कर लेंगे, ये आता है क्वेश्चन कई बार, आईएएस, आईपीएस और ये आईएफएस। यहाँ आईएफएस का मतलब समझते हैं आप लोग? आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट, भारतीय वन सेवा। और आईएएस आईपीएस से तो आप परिचित ही हो, ठीक है। चलिए, पुलिस में हो जाओगे तो आईपीएस को तो बेहतर जान जाओगे ना। चलो, इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डज नॉट फॉल अंडर द 8 कोर इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है? ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है, ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन आया है, तो इसमें कौन सा, आप पहले आपको समझना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी के 8 कोर सेक्टर कौन है, पहले ये समझना चाहिए, ठीक है। तो 8 कोर सेक्टर की अगर आप बात करिए तो जैसे कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, रिफाइनरी उत्पाद हो गए, प्राकृतिक गैस हो गई, प्राकृतिक गैस हो गई, इस्पात हो गया, स्टील हो गई, स्टील हो गई, बिजली हो गई ना, और उर्वरक हो गया। ये 8 से हो गए ना कोर सेक्टर। कोयला को कोल, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, स्टील, इस्पात, इस पे चेंज कर लीजिए, ठीक है। स्टील, बिजली, और वो हो जाएगा फर्टिलाइजर्स हो गया, कोयला, कच्चा तेल, रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, इस्पात, स्टील, बिजली, और उर्वरक, और प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला, कच्चा तेल, क्या क्या मतलब हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। यहां पर ऐसा करो, ये इस्पात स्टील तो एक ही हो जाएगा, तो इसको यहाँ एक सीमेंट भी कर लीजिए ना, सीमेंट की भी भूमिका। तो यहाँ ऐसा करो, ये कोयला, कच्चा तेल, रिफाइनरी, प्राकृतिक, ठीक है, इस्पात या स्टील एक ही बात हो गई, सीमेंट, बिजली, और मतलब स्टील हो गया, और सीमेंट हो गया, और जो है मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और फर्टिलाइजर्स हो गया। ये नोट कर लीजिएगा, जो हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे पढ़े होंगे, हम कह रहे हैं वो 2015 में भी भले क्यों ना पढ़े हो, 2012-13 में क्यों ना पढ़े हो, मैंने ये 8 कोर सेक्टर बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ। जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं आगरा के, मेरठ वगैरह के, जहाँ के उधर पश्चिमी यूपी के, वो प्लीज कमेंट करिएगा। आपको देखिए मैंने नोट्स में ये लिखवा रखा, पेपर तो 21 में हुआ है, तो मैं कभी ये नहीं कि पेपर में आ गया तो क्या हुआ, बस आपको सही चीज मिलनी चाहिए, गलत मत आप कुछ मैसेज दीजिए, भले आप उसको एक दिन बाद पढ़ाइए ना। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर यहाँ क्या है, कंस्ट्रक्शन, ये नहीं आएगा। बाकी सब के सब 8 कोर सेक्टर में, इसलिए लिखा है, बार बार आता है, ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो जहां पर यहाँ विनिर्माण डाला गया है, वहां पर कपड़ा, क्लॉथ डाला गया था ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम दे देंगे, बट आपको एक चीज ध्यान देनी है कि द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2020 हैज बीन अवॉर्डेड टू।
तो ये नोबेल शांति पुरस्कार जो है 2020 का किसको दिया गया? इसका आंसर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन हमें तो इससे मतलब है नहीं, 2020 से पेपर 21 में हुआ। अब हमको पढ़ के जाना चाहिए 25 वाला ना, क्योंकि पेपर 2026 में होगा। तो आप सबको ध्यान देना है, एक पीस का पढ़ के जाना है, एक लिटरेचर का पढ़ के जाना। वैसे तो 6 विषयों में नोबेल अवार्ड दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि नोबेल अवार्ड कितने विषयों में दिया जाता है ना, इनमें से कौन सा विषय है, कौन सा विषय नहीं है। तो अगर आप ढंग से पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो बताओ, फिर हम उस तरीके से उसको बैच को प्लान करें अच्छे से। तो फिर अब आपको जीएस का भी इतना समय है, देखिए 3-4 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने बहुत होते हैं जीएस पढ़ने के लिए। आप अच्छा जीएस पढ़ सकते हो और अच्छा अपने स्कोर कर सकते हो। तो पीस और लिटरेचर 2 पढ़ के जाइएगा, बाकी मत पढ़िएगा, छोड़ देना। अब आपकी किस्मतें खराब है तो मान लो उसमें इकोनॉमिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, मेडिसिन आ गया, तो क्या कर सकते हैं? अगर मौका है तो 6 के 6 पढ़ लो, अदरवाइज 2 पढ़ के चले जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें लगता है 10 बार पीसीएस में आया होगा, बहुत बार आया। Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18 for लोक सभा एंड एस? किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? और ये अमेंडमेंट 61 सीए है, और ये अमेंडमेंट कब का है? 1988 का है। और ये लागू कब से हुआ है? 89 में लागू हुआ है, ठीक है। और ये कहां से जो है? केरला से, केरला से, ठीक है। और इसके अलावा ये राजीव गांधी की जो है तो सरकार ने किया था, राजीव गांधी सरकार, उस समय वही पीएम थे। मतदान की आयु घटा के 21 से 18 वर्ष कर दी ना, तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, लोकसभा के चुनाव में भी हुआ। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट इंडिया ए नोडल एजेंसी टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट सेटअप अंडर विच मिनिस्ट्री? इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख एजेंसी? देखिए, ये सिर्फ निवेश इंडिया नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, कोई ऐप पूछ सकते हैं वो आपसे। इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड जो है तो इंडस्ट्री होगा, इन्वेस्टमेंट इंडिया के आधार पर, ठीक है। बल्कि ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, और भी क्वेश्चन ऐसे मतलब बनेंगे एग्जाम में आपके। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार आया है, ये भी कम से कम 10 बार आया होगा, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भविष्य में ये रिपीट होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करके वो लोग करते हैं। लिखा है कि इन विच ईयर द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? समाजवादी शब्द किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, समझ के पढ़ के जाएंगे ना। तो इसका राइट आंसर 1976 है। देखिए इसमें है क्या? 3 शब्द हैं जिनको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सपा। सपा मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़े गए हैं? 42 CA 1976। ये दोनों बातों को दिमाग में रखे रहिए। यही 3 शब्द देंगे, फिर पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं शामिल है, कौन सा शामिल है। तो बार बार ये क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे आप, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? ये अलीगढ़ जो आंदोलन है ये 1875 की बात है, और इसका राइट आंसर कौन होगा? सर सैयद अहमद खान साहब, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ओरिएंटल कॉलेज, ये सब इन्हीं की देन है, ठीक है। इन्होंने भी ब्रिटेन के अधीन होकर के मुसलमानों के हित में काम किया, और अच्छी बात है। एज पर द रिसेंटली पास्ड फार्मर एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द फार्मिंग एग्रीमेंट? हाल ही में पारित मतलब कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौते की अधिकतम अवधि क्या है? इसमें कोई शॉर्टकट की नहीं चलेगा, 5 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें रिव्यू होगा या इसको आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताइए, पुलिस में आएंगे, थोड़े ये परेशान करते हैं बच्चा, क्योंकि केसेस बहुत सारे होते हैं। अब इसमें तो ये तो आपका जो है मतलब एलएलबी कोर्स वगैरह हो तो उसमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी, या स्पेशली आप कुछ इंपॉर्टेंट कम से कम बहुत सारे ओल्ड पेपर देखो, पीवाईक्यू देखो, और उसी के आधार पर फिर क्या करो, इसको पढ़ो आप। और जैसे ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटिशन में है, तो लिखा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
डॉट 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 के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 को हटाते हुए व्यभिचार को अपराध मुक्त किया है। व्यभिचार का मतलब एक प्रकार से होता है किसी का गलत बर्ताव, या एक प्रकार से दूसरी भाषा में कह सकते हैं एक व्यक्ति का अपने आचरण से विपरीत काम करना, है ना, चरित्रहीन होना, ऐसे कह सकते हैं व्यभिचार। बाकी व्यभिचार के और भी कई मतलब है वर्ड हैं, लेकिन हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं। ये क्या होगा, देखिए इसमें कोई जुगाड़ वैसा है नहीं, तो आप इसको ऐसे ही मतलब ध्यान रखिए, जोसेफ साइन वाला मामला है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ना, तो ये सी वाला सही होगा। इनको अब चाहे रटो चाहे कुछ करो, इनका कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। एक ही ऐसे केस नहीं है, ऐसे केसों की संख्या हजारों में होगी, लेकिन आप 10 20 50 मैक्सिमम 50 भले भाई हर सेट सॉल्व करेंगे, एक दो आते रहेंगे तो वैसे 50 हो जाएंगे, फिर भी आप मैक्सिमम 10 भी 50 जो जो मैक्सिमम है उनको पढ़ते रहो, क्योंकि एक पेपर मैंने सॉल्व कराया है पीवाईक्यू, ये जो हम सॉल्व करा रहे हैं ये पीवाईक्यू है, रियल जो पेपर होता है, और प्रैक्टिस तो खैर बात की बात है। और ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, क्या कह रहे हैं, द एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन नॉट ओनली इंक्लूड्स कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ पोल्यूशन डिग्रेडेशन, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज, किसी व्यक्ति के पूर्ण दायित्व में न केवल प्रदूषण के पीड़ितों की क्षतिपूर्ण शामिल है बल्कि पर्यावरण क्षति को पुनः ठीक करने की लागत शामिल है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, ठीक है, ये कुछ ऑप्शन 4 दे रखे हैं, यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, और जो है मतलब तो वैकेरियस लायबिलिटी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें आप बी की तरफ जाओ, इसमें आप बी की तरफ जाओ, और बी इज द राइट आंसर। इसको आप एक इन्वायरमेंट से भी जोड़ के कह सकते हो ना, चलो ये बी वाला सही होगा। और इसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं देखिए ये आप इस पे मत जाओ, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ट डिस्क्राइब द रबी क्रॉप्स, ना निम्नलिखित में से कौन रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है, तो ये गेहूं और जौ है, व्हीट और बार्ले। हमारा मतलब कहने के आप रबी के पीछे क्यों पड़े हो, रबी, खरीफ और वाणिज्यिक, वाणिज्यिक फसल, आप ये तीनों न पढ़ लो तो समस्या सॉल्व हो जाए। आप तीनों फसलें पढ़ लीजिए, और इनसे अक्सर एक क्वेश्चन आता है, हम आपको रास्ता बता दे रहे हैं कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, आप मेहनत कर लीजिए। कहीं विशेष डाउट लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमारा उसमें जब हमारे आप उस पर जाएंगे, मतलब यूट्यूब पे, तो व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, मुझे मैसेज करिए, जो कोई प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। तो आप स्पेशली रबी के पीछे क्यों पड़े हो, रबी खरीफ जायद कितनी फसलें होंगी, सब मिला के 20-25 फसलें होंगी, उनको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेके पढ़ो, याद हो जाएगा ना। चलो ये भी सीखो कि पेपर कैसे कैसे आया है, हम आगे कैसे, अब ये नहीं हो सकता ये इजी लग रहा हो अगला थोड़ा सा टफ हो जाए, अगला थोड़ा और इजी हो जाए, तो ये पेपर मॉडरेट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका, यहाँ दिमाग थोड़ा ध्यान रखना है इस बात को, ये राज्य विधायिका कह रही है, क्योंकि अभी कभी ध्यान नहीं देते ना, वार्षिक वित्तीय विवरण संबंध, लेकिन हालांकि इन लोगों ने कुछ वैसा आर्टिकल दिया नहीं है कि 112 दिया हो तो आप फंस जाते, तो इसमें आर्टिकल 202 सही है। ये तो कोई मतलब ही नहीं है, जम्मू कश्मीर से काट दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बायोलॉजी का है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी जिसे स्क्लेरल भुजंग से अवलक्षित किया जाता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रेडिश ब्राउन कलर, तो ये जो है लीवर है, यकृत है, ठीक है। चलिए बच्चे पढ़ते तो जानते भी होंगे, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मानिए आप, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मानिए। In which case did the Supreme Court rule that protection under Article 21 is available only against a legislative action? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है, ना कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध। तो ध्यान देना, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है, ये वैसी मोस्ट जो है मतलब इंपॉर्टेंट फ्रीडम से है, तो इसका राइट आंसर ये किस मामले में, मेनका गांधी का भी मतलब 21 से है, बट ये नहीं यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा एके केशवंत भारती, अलग मैटर है, ये 1973 है, इसको पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बेंच यही थी ना कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें चेंज नहीं कर सकते ना आप। चलो फिर क्या क्वेश्चन है, प्रेजेंटली विच कंपनी ओन्स व्हाट्सएप, अब ये उस समय का करंट अफेयर है, उस समय का, जरूरी नहीं कि ये आगे भी आए, उस समय ऐसा हुआ होगा तो ये पूछा गया है। तो कह रहे हैं कि कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है, तो ये फेसबुक है ना। चलिए फेसबुक मेटा ना, इसका नया नाम मेटा भी है।
हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन मैंने वैसे भी कहा है, हमने कुछ समय के लिए अपनी पॉलिटी की बुक लाए थे, लेकिन वो 100 150 200 भी की होंगी। अब कंटेंट फिर हमने रखा है, अब देखते हैं कुछ बच्चे ज्यादा अगर मतलब जुड़ जाएं, थोड़ा सा एक मतलब क्राउड हो जाए कुछ, तो फिर हम कोशिश करें कि और कितना अच्छा बेटर मतलब कर सकते हैं अपने फील्ड में ना हम लोग। तो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शॉर्ट में भी लिख सकते थे भाई, नीति आयोग कह सकते थे, तो भी लोग समझ जाते हैं ना, फुल फॉर्म लिख दिया ना। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, भारत के पीएम होते हैं, तो ये पढ़ के जाना चाहिए कि भारत के पीएम किन किन पदों पे अध्यक्ष होते हैं। अभी नीति आयोग आया, अगला हो सकता है कुछ भी आ जाए, आपदा राहत आप वाला कार्य आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर आप लोगों में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखेंगे, ये है आपके डगलस साहब। ये टीम बंटनी किसके हो जाएंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू ना, वर्ल्ड वाइड वेब ना। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं ना, तो ये सब पढ़ लेना। ये आप सबको बेसिक वैसे भी कंप्यूटर आता होगा, कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-3 तो मिलेंगे ना। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया है। जनहित याचिका की बात कर रहे हैं ना हम लोग। चलो, जनहित याचिका का ना, तो इसमें कौन, देखिए जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया है ना, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वी आर कृष्णा अय्यर ये हो गया। जनहित याचिका के भारत में जनक कौन है, तो ये है पीएन भगवती, पीएन भगवती, पीएन भगवती, ठीक है। और इन्हीं को हमारे यहाँ पीआईएल का जनक कहते हैं। क्योंकि पीआईएल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आप लोगों में, ये भी ध्यान रखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना। और ये पीएन भगवती हो गए, और पीआईएल का कॉन्सेप्ट किस देश का है, ये अमेरिका का है, ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। और कपिल उसमें उसमें अगर महिलाओं में देखेंगे तो एक जज है कपिला हिंगोरानी, ठीक है, कपिला हिंगोरानी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना ना। चलिए, और इसके अलावा फिर क्या है, लिखा है कि वेल्ड्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड, विल्ड घास के मैदान है, सम मतलब शीतोष्ण जो है घास के मैदान है, यानी सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ये घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, आपको पढ़ा होगा, तो वैसे घास के मैदान ज्यादा है नहीं, सब मिला के हमें लगता है मुश्किल को 14 से 15 घास के मैदान है। पढ़ डालिए आप ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो इसका राइट आंसर साउथ अफ्रीका है। चलो, ये बात हो गई, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये हम कर देंगे, पढ़ा देंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार आया, बहुत बार आता है ये हमें लगता है कम से कम 50 बार आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे भी आएगा कि संसद द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया है। विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट वाज रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये 44 होगा ना, 44 CA 1978। चलिए, अब संपत्ति का जो मतलब अधिकार था, ये मौलिक अधिकार से जो है मतलब हटा के ये एक लीगल राइट कर दिया गया है, कानूनी अधिकार हो गया ना। चलो, लीगल राइट, ठीक है, कमेंट करिएगा इसको कहां जोड़ दिया गया है ना। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अब ये भी सब जैसे आपके मूल विधि वाले क्वेश्चन है ना, कि लिखा है कि एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हालात में उसको बंद कर दिया, निरुद्ध किया। पुलिस अधिकारी डॉट 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 दोषी होगा। ए पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड ए गर्ल इन द लॉकअप इवन आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए बेल ऑर्डर, द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिल्टी ऑफ। तो जाहिर सी बात है, ये रॉन्गफुल का कन्फाइनमेंट का दोषी होगा, इसको पनिशमेंट मिलेगा, कोर्ट के ऑर्डर को इसने फॉलो नहीं किया ना। चलिए, फिर अगला ये सब ध्यान देना है, कभी कभी लोग पद पे रह के नहीं ध्यान देते हैं ना। फिर लिखा है द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सबसे पहले जानेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया, ये 1980 में आया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब लाया गया ना। इज कंसर्न विद डॉट डॉट डॉट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संबंधित है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो मतलब अधिनियम है, ये तो देश की सिक्योरिटी मामला है, कभी कुछ भी ऐसी इंसिडेंट्स घटनाएं होंगी तो ये आपका एक प्रकार से बचाव करेगा, तो इसको जाहिर सी बात क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव जो है डिटेंशन है, निवारक निरोध है, केंद्र और राज्य के मध्य काम करेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इंडिया साइन द एग्रीमेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ द अटैक जो है मतलब अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज
विद भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये पाकिस्तान है, करंट का क्वेश्चन है, इसको आप भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है ना, आप कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने, कोई अब नजर नहीं आती, पाकिस्तान के साथ किया था, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। चलो, ये क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्म एज एसएससीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये भी मतलब याद रखेंगे ना। आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारित्री कहा जाता है? तो ये HUF कंपनी, बॉडी ऑफ मतलब इंडिविजुअल, सबके सब सही हैं, तीनों सही हैं, तो ABC इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, द राजमन्नार कमेटी, कुछ कमेटियां ऐसी हैं पढ़ा दें, जैसे पुंछी आयोग हो गए, बलवंत राय मेहता समिति हो गई, MCC तलवाड़ हो गई ना, सरकारिया हो गए ना, ये 5-6 पढ़ लेना इसी में से बार बार। उसी में एक राजमन्नार भी है 1969, ये केंद्र और राज्य के मतलब जो है संबंधों को मेंटेन करती है, और इसमें आंसर जो है वो तमिलनाडु जो है गवर्नमेंट है, उनके नाम से भी लग रहा है कि वो कहाँ के व्यक्ति हैं, राजमन्नार साहब। ये भी क्वेश्चन आपके जो है मूल विधि का है। कह रहे हैं कि if a person fails to wear safety belt while driving a motor vehicle then he shall be punishable with a fine amount of, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय मतलब सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो उस पर कितने रुपए का जुर्माना होगा? तो 1000 रुपए का होगा। ये सब पढ़ लीजिएगा, इनका कोई शॉर्टकट की चलेगा नहीं आपके लिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ, ठीक है, मोन्यूमेंट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की मतलब जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? ये आर्टिकल 49 है, ये आर्टिकल 49 है, मामला है डीपीएसपी का, ये जो है डीपीएसपी का मामला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4, और इसमें राज्य की ही भूमिका रहती है, जैसे आपके ताजमहल हो गए, ठीक है, इन सबकी जिम्मेदारी राज्य की होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है और इम्पोर्टेंट भी, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो बच्चे हमसे पॉलिटी पढ़े वो तो जानते ही होंगे क्वेश्चन कैसे क्या हुआ है ना, तो इसलिए हमने कहा कि प्लीज आप लोग फिर से सभी लोग सपोर्ट करिए, जितने बच्चे सर्वोदय इंस्टीट्यूट पे जुड़े हुए थे, हम उनसे जरूर एक बार कहेंगे कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ना। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, देखिए मामला राज्य का साफ साफ लिखा है, तो इसमें इनको और इनको तो काट दीजिए आप, इन पर आप ठहर सकते हो, इन दोनों पे ना, लेकिन चूंकि संवैधानिक पद है तो राज्यपाल हो जाएंगे, गैर संवैधानिक होता तो मुख्यमंत्री पर विचार कर सकते थे ना। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री का है, लिखा है कि इज ए सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर इन विच लैंड राइट्स ऑफ द इंटरमीडिएट्स वर कन्फर्म थ्रू जो है परमानेंट ना, परमानेंट यानी भू धृति की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मध्यस्थों के भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। इसकी जो मतलब समाधि है, ये इसकी मृत्यु गाजीपुर में हो गई थी, यानी 1805 में ना। तो अस्थायी बंदोबस्त के लिए तो ये जमींदारी सिस्टम से मतलब आपको रिलीज करने के लिए स्थायी बंदोबस्त किया गया था ना। हालांकि इसमें भी फिर नाटक चाटक शुरू हो गया, ये रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, ये तीन चार प्रथाएं हैं, रेवेन्यू का सिस्टम है अंग्रेजों का ना। इसके बाद कुछ भी आ सकता है इसमें से। भारत में बाल लिंगा अनुपात को आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। एज ग्रुप पूछते हैं तो ये 0 से 6 वाले में आते हैं, 0 से 6। हो सकता है कोई क्वेश्चन फिर से जनगणना का वो लोग डाल दें, एक एक क्वेश्चन डालते हैं, वैसे तो डालना नहीं चाहिए क्योंकि अब जनगणना जो है 2026 से फिर से जो है तो स्टार्ट होगी, डिजिटल होगी इस बार, तो 27 तक चलेगी ना, काफी लेट हो रही, 11 के बाद सीधे आपकी 15 साल के बाद हो रही है। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में वैध बनाया गया है, किस मामले में ये कहा गया है कि पैसिव यानी तो पैसिव तो जो है मतलब इथेनेशिया वॉज लीगलाइज इन इंडिया इन द केस ना ऑफ, भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जैसे कोई बहुत लास्ट स्टेज पे आ गया हो, जिससे लगता है इससे कोई कोमा में चला गया हो, अब वो तो बेचारा नहीं अपनी जान दे पा रहा है, उसके साथ एक व्यक्ति और फंसा हुआ है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को
किस मामले में लीगल कर दिया गया है? तो ये जो है कौन सा मामला होगा? सहेली बनाम तो नहीं है, और ये होगा ना अरुणा। अरुणा जो है अरुणा चंद्रा जो है सनबग के मामले में है। इसमें दिया गया था कि वो अगर इस केस में है तो अपने अपनी इच्छा से मर सकती है। वैसे तो अपराध पहले था। The Board of Revenue उत्तर प्रदेश was established at in the year of 1831। राजस्व उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1800 जो है तो 31 में की गई थी। कहां पर की गई थी? दिमाग चलाइए, आंसर हो जाएगा। इनमें नहीं, इनमें नहीं, इलाहाबाद। या अपने यूपी में दो ही जो है तो रेवेन्यू बोर्ड है, एक जो है तो इलाहाबाद है और एक लखनऊ है। दो रेवेन्यू बोर्ड है। ये कैसरबाग में पड़ेगा। फिर लिखा है सीआरटी स्टैंड फॉर। इसमें कोई फुल फॉर्म आ सकता है। जैसे आप अगला पुलिस का एग्जाम देते हो तो हो सकता है उसमें एसआईआर का फुल फॉर्म आ जाए ना, जो भी जो है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई राज्यों में करवा रही है ना, एसआईआर का फुल फॉर्म आ सकता है ना। तो यहाँ ये मतलब यहाँ सीआरटी पूछा, ये भी कर सकते रिपीट, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है। ठीक है, कोई फुल फॉर्म आ सकता है, लेकिन जो चर्चा में रहेगा उसकी ज्यादा है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1764। देखिए, एक बक्सर का आता है और एक प्लासी का बहुत आता है। प्लासी वाला 1757 में, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। बक्सर प्लासी किन किन के मध्य हुआ, भी पूछा जाता है। इसके बाद जो है Where did महात्मा गांधी travel to inspire the peasants to protest against the oppressive plantation ना प्लांटेशन? महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हुए प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी? तो और कहीं गांधी जी ने यात्रा की नहीं थी। चंपारण का मूवमेंट है, ये 1917 में है। इसमें वहां का एक लोकल जो है तो लीडर था राजकुमार शुक्ला। ये क्वेश्चन आता बहुत है। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया था, नील की खेती वाला मैटर था। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजेज लॉस ऑफ मेमोरी? तो इसमें किसको कह सकते हो? अल्जाइमर रोग ना। जैसे ये क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी का हो गया। तो फिजिक्स की भूमिका बिल्कुल ना के बराबर है। केमिस्ट्री की भूमिका भी आपको नजर नहीं आई, तो थोड़ा बायोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन नजर आए। तो बायोलॉजी ऐसा नहीं कि फिजिक्स नहीं आई तो अगले में नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स का होगा, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, 4 उसके हो गए, 3 ही 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, और मतलब ज्योग्राफी का एक ही क्वेश्चन बेल्ट घास के मैदान वाला है। ऐसे कुछ भी हो सकते, 2-2 3-3 क्वेश्चन सबके होंगे। पॉलिटी और मूल विधि केसेस ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ना। तो बताना, आप लोग कमेंट करना सेशन कैसा लगा, फिर आगे हम इस चीज को और कंटिन्यू करते हैं। आपके सपोर्ट प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।